कृषक परिवार में जन्मा था, जिसने जिंदगी भर आर्थिक तंगियां झेली, लेकिन जीवन मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं किया। जो जमीन का आदमी था, आम लोगों के बीच में रहा और आम आदमी की हर तरह की पीड़ा को जिसने अपने साहित्य के जरिए एक जीवंत दस्तावेज बना दिया, उसी प्रेमचंद को नमन करते हुए दोस्तों हम आज का सत्र शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रीता गौड़ साहित्य समाधान के मंच से आपका स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज का सत्र हम प्रेमचंद की पूस की रात कहानी पर शुरू करने वाले हैं और आज हम अच्छी तरह से न केवल प्रेमचंद को समझेंगे, उनके व्यक्तित्व को समझेंगे, उनके जीवन दर्शन को समझेंगे, उनके साहित्यिक दृष्टिकोण को समझेंगे, बल्कि उनकी कहानी पूस की रात और उस पर आधारित प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जीवन दर्शन को क्यों समझेंगे, दृष्टिकोण को क्यों समझेंगे? पूस की रात कहानी हमारे पाठ्यक्रम में है तो हम तो केवल पूस की रात को ही पढ़ेंगे, उसे ही समझेंगे। लेकिन दोस्तों, हम इसलिए प्रेमचंद को समझेंगे क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रेमचंद का अपना एक अलग स्थान है, क्योंकि प्रेमचंद वो शख्सियत हैं हिंदी साहित्य जगत की जिन्होंने साहित्य की दिशा ही बदल दी। जो साहित्य शताब्दियों से देवी देवताओं, परियों, राजा रानियों और तिलस्मी साहित्य के कटघरे में कैद था, उसे लाकर आम आदमी के बीच खड़ा कर दिया प्रेमचंद ने वो दिशा दी जिस पर आधुनिक हिंदी साहित्य का आगे का भवन खड़ा हुआ, आगे की मजबूत बुलंद इमारत खड़ी हुई। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम प्रेमचंद को समझें, उनके दृष्टिकोण को समझें, उस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाएं, क्योंकि जब तक दृष्टिकोण को नहीं समझेंगे तब तक हम पूस की रात कहानी को नहीं समझ सकेंगे, उनके साहित्य के प्रति योगदान को नहीं समझ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। दोस्तों, ये पंक्तियां इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि ये न केवल प्रेमचंद के साहित्य के विषय में, उनके दृष्टिकोण के विषय में सारी की सारी बातों का निचोड़ प्रस्तुत करती हैं, बल्कि इन पंक्तियों को देकर कि ये पंक्तियां किसकी हैं, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप इन पंक्तियों को बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आधा दृष्टिकोण तो हमें प्रेमचंद का इन पंक्तियों के जरिए ही समझ में आने वाला है। तो देखिए, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे, यानी जिन किसानों को गुलाम भारत में और उससे पहले भी कुचला गया, जिन्हें कभी उनके अधिकार नहीं मिले, जिन्हें समय समय पर अपमानित किया गया, उनकी मजदूरी देने के वक्त भी उन्हें अपमान झेलना पड़ा, जो समाज के उपेक्षित वर्ग की तरह से समझे जाते थे, उन कृषकों की पीड़ा को, उनकी समस्याओं को आवाज दी प्रेमचंद ने अपने साहित्य के जरिए। और गोदान इसका सबसे महत्वपूर्ण जीवंत दस्तावेज है। उनकी कहानियां तो है ही, लेकिन गोदान में कृषकों की जो पीड़ा अब दिखाई देती है वो अपने चरमोत्कर्ष पर दिखाई देती है। तो गोदान को ध्यान में रखते हुए हम इस कथन को समझेंगे। दूसरी बात, पहली विचारधारा प्रेमचंद की क्या थी कि उन्होंने कृषकों को, क्योंकि वो उपेक्षित थे, पद दलित थे, अपमानित थे, इसलिए उनकी समस्याओं को अपने साहित्य के माध्यम से आवाज दी प्रेमचंद ने, अभिव्यक्त किया प्रेमचंद ने। और दूसरा बिंदु उनके दृष्टिकोण का क्या है? पर्दे में कैद और पद पद पर लांछित और असहाय नारी जाति की महिमा के जबरदस्त वकील थे। प्रेमचंद दोस्तों उस दौर में हुए जब नारी को स्वतंत्रता नहीं थी, पर्दे में कैद थी, जैसा कि इस कथन से जाहिर है। उस समय उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करते हुए नारी को एक सशक्त व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया अपने साहित्य के माध्यम से। यानी दूसरा समाज का वर्ग जो पीड़ित था, जो स्वतंत्र नहीं था, जिसके पास अधिकार नहीं थे, जो उपेक्षित था, उस दूसरे नारी वर्ग को भी उन्होंने, उसकी पीड़ाओं को भी अपने साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया। अगली बात, गरीबों और बेकारों के महत्व के प्रचारक थे। और इन दो वर्गों के अलावा जो भी निर्धन वर्ग था, जो भी उपेक्षित और शोषित वर्ग था समाज का, जो बेकार थे, जिनके पास कोई रोजगार नहीं था, उनकी पीड़ा को भी उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया। यानी सारांश ये है दोस्तों कि प्रेमचंद का साहित्य पूरा का पूरा
उपेक्षित आम आदमी की पीड़ा का जीवंत दस्तावेज है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। समाज का जो भी वर्ग, चाहे वो मजदूर वर्ग ही क्यों न हो, जो भी वर्ग उपेक्षित था, नारी वर्ग, कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग, बेकार और इसके अलावा भी निम्न वर्ग के उपेक्षित वर्ग के लोग, उन सब की पीड़ा प्रेमचंद के साहित्य में अभिव्यक्त हुई। अब आगे द्विवेदी जी लिखते हैं, उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, ध्यान देंगे, उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा, निराशा, सुख दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि प्रेमचंद का जीवन उत्तर भारत में बीता था, उत्तर भारत की संस्कृति के बीच उन्होंने सांस ली थी, उन्होंने अपना जीवन जिया था और उत्तर भारत के जीवन को बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से उन्होंने देखा था। इसलिए द्विवेदी जी लिखते हैं कि अगर हमें कोई ऐसा स्रोत चाहिए, किसी ऐसे स्रोत की आवश्यकता है, किसी ऐसे साधन की आवश्यकता है जिसके माध्यम से हम उत्तर भारत की संस्कृति को समझ सकें, वहां के लोगों की विचारधारा, वहां की भावनाओं, वहां की परेशानियों, वहां की समस्याओं को समझ सकें, वहां की संस्कृति को समझ सकें और सारी परेशानियों के बीच से रास्ता निकालने वाली उत्तर भारत की उस सूझबूझ को समझ सकें, तो हमें प्रेमचंद के साहित्य से बड़ा और कोई साधन और कोई माध्यम नहीं मिल सकता। यानी प्रेमचंद के साहित्य में, उनके कथा साहित्य में क्या है? उनके कथा साहित्य में उत्तर भारत की संस्कृति, वहां के लोगों की समस्याएं, वहां के लोगों की जीवन शैली, सब कुछ बिल्कुल जीवंत रूप में अभिव्यक्त हुई है। ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, आप इसे भूलेंगे नहीं। अब चलिए आगे चलते हैं। हमने अभी तक जितने भी साहित्यकारों पर बात की है, कबीर का जीवन परिचय तो वैसे ही दोस्तों विवाद के घेरे में था, तो बहुत संक्षिप्त था। डॉक्टर हेतु भारद्वाज का जीवन परिचय हम आपको विस्तृत दे ही चुके हैं, लेकिन अब प्रेमचंद का जो जीवन परिचय है वो हम बहुत बारीकी से, बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। उसका कारण ये है कि ये जीवन परिचय हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि भी तैयार करेगा, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के युग प्रेमचंद पर ही आधारित है। यानी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के गद्य के इतिहास का केंद्र है। आपने अगर हिंदी साहित्य के इतिहास पर ध्यान दिया हो तो किस प्रकार गद्य के विकास का वर्गीकरण होता है, पूर्व प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। तो प्रेमचंद को इसलिए बारीकी से समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए जीवन पर नजर डालते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, आपका मूल नाम धनपत राय था, आपका उर्दू नाम नवाब राय था। यानी क्योंकि प्रेमचंद प्रारंभ में उर्दू में लिखा करते थे, रचनाएं, कहानियां उर्दू में लिखा करते थे, इसलिए उनका उर्दू नाम नवाब राय था और हिंदी नाम उनका प्रेमचंद है, ये हम सभी जानते हैं। तो इन तीनों नामों को आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे। आपका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ और आपका जन्म स्थान था लम्ही ग्राम, वाराणसी। एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है प्रेमचंद के जीवन का। आपके पिता का नाम था अजायब लाल और कहीं कहीं ये अजायब लाल की जगह अजायब राय भी मिलता है। तो अगर इस तरह का कोई प्रश्न आए तो यहाँ पर इनमें से एक ही ऑप्शन होगा, तो आप ध्यान रखें। आपकी माता का नाम आनंदी देवी था और आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि उनकी एक कहानी बड़े घर की बेटी की जो नायिका है उसका नाम भी आनंदी है। यानी उन्होंने पात्र तो अपने जीवन के परिवेश से उठाए ही, उसके साथ ही नाम भी अपने बिल्कुल निकटतम परिवेश से उठाए। और आपकी शिक्षा कहां से प्रारंभ हुई? लालपुर मदरसे से प्रारंभ हुई और सबसे पहले उर्दू और फारसी की शिक्षा, क्योंकि वो जमाना उर्दू और फारसी की प्रधानता का था, तो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। 13 वर्ष की आयु में, मात्र 13 वर्ष की आयु में, यानी 1893 तक आपने उर्दू उपन्यास, बहुत प्रसिद्ध उस समय का उपन्यास हुआ करता था तिलिस्म होशरुबा के, जिसके 17 भाग थे, वो 17 के 17 भाग पढ़ डाले। किस उम्र में? 13 वर्ष की उम्र में। और ये वो समय था जब कि शिक्षा का इतना अधिक प्रचार नहीं हुआ था, शिक्षा की सुविधाएं इतनी अधिक ग्रामीण स्तर पर विकसित नहीं थी। इसके अलावा और जितने भी उस समय के साहित्यकार थे, उपन्यासकार थे उर्दू के, रतन नाथ सरशार, मिर्जा हादी रुस्वा, मौलाना शरर,
इन सभी के उपन्यासों से वे 13 वर्ष की उम्र में ही परिचित हो गए। ये बिंदु मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्रेमचंद पूर्व का जो युग है दोस्तों, उसमें जो उपन्यास लिखे गए वो तिलस्मी और अय्यारी से संबंधित उपन्यास थे। प्रमुखतः देवकीनंदन खत्री का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति नाम से अनेक खंडों में उपन्यास लिखा। तो इन उपन्यासों को पढ़ने से उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और उन्हें महसूस हुआ कि ये जो उपन्यास इतने लोकप्रिय हैं समाज में, साहित्य में, वास्तव में इनका आम आदमी की जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं है, ये तो कल्पना लोक के से संबंधित उपन्यास हैं। तब उनके मन में इसी पृष्ठभूमि पर यह विचार उत्पन्न हुआ कि साहित्य को ऐसा होना चाहिए जो आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ हो, जो यथार्थ से जुड़ा हुआ हो। और इसका परिणाम ये हुआ कि आपने अपने साहित्यिक सिद्धांत के रूप में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के सिद्धांत की स्थापना की। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार के सिद्धांत को लेकर प्रेमचंद साहित्य में आगे बढ़े, तो उनके सिद्धांत का, उनके साहित्यिक दृष्टिकोण का नाम है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का मतलब है एक ऐसा यथार्थ, यानी एक ऐसे जीवन की वास्तविकता जिसका अंत, जिसका चरमोत्कर्ष आदर्श में होता है। यानी अंत में वे हर कहानी में, हर उपन्यास में एक आदर्श की स्थापना करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए आदर्शोन्मुख यानी आदर्श की ओर देखता हुआ यथार्थवाद, इसका अर्थ यह है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और इस आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की पृष्ठभूमि कहां तैयार हुई? उन उपन्यासों में तैयार हुई जो तिलस्मी और अय्यारी से संबंधित थे, जिनका जीवन के यथार्थ से कोई संबंध नहीं था। जो तिलिस्म होशरुबा, रतननाथ शरसार, मिर्जा हादी रुस्वा और मौलाना शरर के द्वारा रचित उपन्यास थे, जो उर्दू के उपन्यास थे, उन्होंने उन्हें ये नवीन दृष्टि प्रदान की कि वे जीवन के यथार्थ पर आधारित साहित्य की रचना करें। चलिए आगे चलते हैं। 15 वर्ष की आयु में आपका विवाह हो गया। ये बिंदु भी मैं जानकर यहां लिख रही हूं, मैंने किसी साहित्यकार के विवाह की चर्चा अभी तक नहीं की, लेकिन ये इसलिए लिख रही हूं कि ये जो पहला विवाह 15 वर्ष की आयु में हुआ, वो उनका विवाह एक असफल विवाह था, क्योंकि उनका जीवन हमेशा से आर्थिक संकटों से जूझता रहा और उनके पिता की असमय मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में परिवार की सारी जिम्मेदारी का बोझ प्रेमचंद के ऊपर आ गया। तो उनकी पत्नी उस आर्थिक संकट और उन समस्याग्रस्त जीवन में उनका साथ नहीं निभा सकी और उन्हें छोड़कर चली गई। अब बाद में उन्होंने दूसरा विवाह किया लगभग 1906 के आसपास, जबकि उनकी उम्र 26 वर्ष थी। और किससे विवाह किया, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो प्रेमचंद के दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करती है। उन्होंने दूसरा विवाह किया शिवरानी देवी के साथ, जो कि एक बाल विधवा थी। आप समझ जाएंगे कि किस तरह से समाज की जर्जर हुई परंपराओं के विरोधी थे प्रेमचंद। उन्होंने जो सोचा वो अपने जीवन में करके दिखाया। तो इसलिए इस विवाह की चर्चा मैंने यहां की है। 16 वर्ष की आयु में 1897 में आपके पिता की मृत्यु हो गई और परिवार का पूरा दायित्व उनके ऊपर आ गया। क्योंकि उनकी माता का देहांत पहले ही हो चुका था, तो उनके पिता ने पुनर्विवाह किया था, तो सौतेली मां भी परिवार में मौजूद थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उनके परिवार में 2 सौतेले भाई थे, सौतेली मां थी और उनकी पत्नी थी। गांव में रहकर गुजारे के लिए उन्होंने, अब क्योंकि परिवार इतना विस्तृत परिवार, बड़ा परिवार, और उसकी जिम्मेदारी उठाना प्रेमचंद के लिए ही बहुत आवश्यक हो गया था और उनके लिए विवशता हो गई कि वे किसी न किसी तरह से धनोपार्जन करें। क्योंकि 16 वर्ष की आयु में एक बच्चा ही होता है, एक बच्चा किस तरह से आमदनी के लिए काम कर सकता है, परिवार का बोझ उठा सकता है, ये बात प्रेमचंद ही समझ सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, गांव में ही रहे और ट्यूशन करना शुरू कर दिया। और उसके बाद, लेकिन उन्होंने इतनी संकटों के बाद भी पढ़ाई अपनी नहीं छोड़ी और वे 5 मील पैदल चलकर पढ़ने जाते थे। और रात को जब सारे लोग सो जाते थे, सब आराम की मुद्रा में होते थे, वे कुप्पी जलाकर, यानी तेल का एक छोटा सा दिया जलाकर के पढ़ाई अपनी करते थे, अपना अध्ययन करते थे। ये उनका दैनिक कार्य था। यानी कितने संघर्षों के बाद ये व्यक्तित्व, जो धनपत राय के नाम से जाना जाता था उस समय, प्रेमचंद के रूप में विकसित हुआ। इस बात को आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे। कठिनता से बहुत मेहनत की, फीस माफ करवाई, पैसे नहीं थे फीस के, तो बड़ी कठिनाई से कॉलेज में
प्रवेश मिला, लेकिन उसके बाद दुर्भाग्य की बात कि गणित में वे 2 बार फेल हो गए। उसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि उन्हें अपने अध्ययन में ज्यादा मेहनत करने की, ज्यादा समय देने की जरूरत है, तो वे शहर में जाकर रहने लगे, क्योंकि गांव में रहकर के पढ़ना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। और उन्होंने 5 रुपए महीने की कमाई ट्यूशन फीस लेकर के एक वकील के बेटे को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली, और एक घोड़ों का अस्तबल था, उसके ऊपर एक छोटी सी कच्ची पक्की कोठरी थी, उसमें रहकर, क्योंकि उसका किराया बहुत कम था, उसमें रहकर उन्होंने अपने अध्ययन को, अपने परिवार की जिम्मेदारी को पूरा किया। आगे चलते हैं। अब देखिए किस तरीके से पढ़ने की जो ललक थी उनके जीवन में, उसको उन्होंने कैसे पूरा किया। गोरखपुर में एक बुद्धिलाल बुक सेलर नाम का एक किताबों का विक्रेता था। उन्होंने उससे कुंजियां, आजकल जो पासबुक आती हैं बच्चों, उस समय कुंजियां आया करती थी जिसमें किताबों के पाठों के अर्थ वगैरह दिया होते थे। तो उन कुंजियों को छात्रों को बेचने का काम बुद्धिलाल बुक सेलर से लिया, और उसके बदले में पारिश्रमिक के रूप में क्या पाया? पारिश्रमिक के रूप में उससे कहा कि मुझे दुकान में बैठकर उपन्यास पढ़ने की सुविधा दे दो। यानी उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट था। वे साहित्य को एक नई दिशा देना चाहते थे, और उसके लिए उनका विस्तृत अध्ययन, उपन्यासों की पूरी जानकारी उनके लिए बहुत अनिवार्य थी। और यही कारण है कि वे हिंदी साहित्य को, हिंदी कथा साहित्य को एक नई दिशा देने में समर्थ हुए। 1898 में आपने बनारस के क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया और द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक पास किया। देखिए इतनी रुकावटों के बाद भी एक व्यक्ति रुकता नहीं है, अपने लक्ष्य के साथ समझौता नहीं करता। ये बात मैं बार बार आपको इसलिए कह रही हूं दोस्तों कि छोटी मोटी असफलताओं से घबराएं नहीं, प्रेमचंद से प्रेरणा लें और लगे रहें, जुटे रहें, परिश्रम करते रहें, ताकि सफलता आपके कदम चूमे। अब अगला बिंदु देखते हैं। एक स्कूल के हेडमास्टर की सहायता से 18 रुपए वेतन पर एक स्थानीय विद्यालय में वे शिक्षक नियुक्त हो गए, और नौकरी के साथ उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी। गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट स्कूल बहराइच में इसके बाद 20 रुपए मासिक की नौकरी की। 1904 में उर्दू और हिंदी में ओरिएंटल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वर्नेक्युलर इम्तिहान पास किया। वर्नेक्युलर का मतलब होता है मातृभाषा, यानी मातृभाषा से संबंधित जो परीक्षा होती थी उसे उस समय वर्नेक्युलर इम्तिहान कहा जाता था, और वर्नेक्युलर इम्तिहान पास करना बहुत जरूरी था। तो आपने ओरिएंटल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वर्नेक्युलर इम्तिहान पास किया। 1905 में ट्रेनिंग कॉलेज से पढ़ाने का सर्टिफिकेट, जैसे आजकल बीएड कॉलेजेस होते हैं उनसे सर्टिफिकेट मिलता है, उसी तरह से 1905 में आपने ट्रेनिंग कॉलेज से पढ़ाने का सर्टिफिकेट पाया। 1906 में, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, 1906 में बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया। और आपको एक और तथ्य यहां इस प्रसंग में आपको बता दूं कि शिवरानी देवी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद घर में के नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें प्रेमचंद से जुड़ी अपनी जीवन की सारी घटनाओं की अभिव्यक्ति उन्होंने की है। तो इस पुस्तक को भी आप ध्यान में रखेंगे, जिसकी लेखिका कौन है? वो बाल विधवा शिवरानी देवी जिनसे 1906 में प्रेमचंद ने विवाह किया था। 1909 से 3 वर्ष तक लगातार बस्ती सरकारी स्कूल में पढ़ाते रहे। 1910 में अंग्रेजी, देखिए लगातार शिक्षा भी जारी है और शिक्षण भी जारी है। 1910 में अंग्रेजी, दर्शन, फारसी, इतिहास से इंटर पास किया। इंटर यानी आज की 12वीं कक्षा के समकक्ष परीक्षा हुआ करती थी। 1919 में इलाहाबाद से बीए किया। गोरखपुर, कानपुर और बनारस में अलग अलग जगहों पर पढ़ाया। शिक्षा विभाग में अंततः इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गए। एक और इंस्पेक्टर की मैंने चर्चा की थी प्रसंगवश, जहां तक मुझे याद है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, उनको भी शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी और हिंदी का पहला पाठ्यक्रम बना था। 1936 में आपकी बनारस में ही मृत्यु हो गई। तो ये उनका संक्षिप्त जीवन परिचय है, जिनके माध्यम से आपको ये सीखने की जरूरत है दोस्तों कि किस तरह से जीवन के उतार चढ़ावों के बीच से भी एक व्यक्ति, एक जुझारू व्यक्तित्व, जो एक संघर्षशील व्यक्तित्व अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते निकाल लेता है, और सारे रास्ते खुद ब खुद उसके जुझारूपन को देखकर, सारी बाधाएं
दूर हो जाती हैं और सारे रास्ते सहज हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। आगे चलते हैं, साहित्यिक परिचय की शुरुआत करते हैं यहां से। अब देखिए 1907 से आपने रचनाएं लिखना शुरू कर दिया था और 1907 से जो रचनाएं उन्होंने लिखी वे उर्दू में लिखी गई। आपको ध्यान रखना है कि प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से उर्दू में साहित्य सृजन प्रारंभ किया था। उनकी पहली उर्दू कहानी, यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, पहली उर्दू कहानी है संसार का अनमोल रत्न, जो 1907 में जमाना पत्रिका, जो उर्दू की पत्रिका थी, उसमें प्रकाशित हुई थी। और यही वो जमाना पत्रिका है जिसका संदर्भ आगे भी आएगा, जिसके संपादक थे दया नारायण निगम, और इन्हीं दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम दिया था। और डॉक्टर नगेंद्र, जहां तक उनकी पहली कहानी का सवाल है, डॉक्टर नगेंद्र उनकी पहली कहानी मानते हैं सौत, जो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लेकिन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर है, जो 1916 में सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। तो आपको ये तीनों नाम अच्छी तरह से कंठस्थ करने हैं और प्रश्न जिस तरीके से पूछा जाए बड़ी सूझबूझ के साथ जवाब देना है। और प्रेमचंद के नाम से जो पहली कहानी उन्होंने लिखी वो थी बड़े घर की बेटी, जिसकी नायिका है आनंदी और उनकी माता का नाम भी आनंदी था, भूलना नहीं है आपको। आगे चलते हैं, 1905 से 1909 तक उन्हें कानपुर में रहने का मौका मिला और उस कानपुर प्रवास के दौरान उनकी मुलाकात हुई जमाना के संपादक दया नारायण निगम से, जिसकी चर्चा मैंने अभी की। 1914 से पहले वे उर्दू में लिखते थे, लेकिन 1913-14 में उनका पहला उर्दू कहानी संग्रह, ध्यान देंगे पहला उर्दू कहानी संग्रह कौन सा है प्रेमचंद का, वो है सोजे वतन। सोजे वतन प्रकाशित हुआ। इसमें 5 कहानियां थी, पांचों उर्दू में थी और देशभक्ति से ओतप्रोत कहानियां थी। और यही कारण है कि अंग्रेजों ने देशद्रोह का आरोप लगाकर प्रेमचंद के इस कहानी संग्रह को जब्त कर लिया और इसकी 500 प्रतियां, जिन्हें उन्होंने जैसे तैसे इधर उधर से धन इकट्ठा करके प्रकाशित किया था, वे उनके सामने ही जला दी गईं। अब ये बहुत बड़ी संकट की घड़ी थी प्रेमचंद के लिए, क्योंकि वे किसी भी स्थिति में अपने साहित्य सृजन से मुंह नहीं मोड़ना चाहते थे, क्योंकि उनका संकल्प था कि वे साहित्य के माध्यम से आम आदमी की पीड़ा को लोगों के सामने लाएं, उसके प्रति लोगों को जागरूक करें और लोगों को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करें। तो ऐसी स्थिति में जबकि उनके लेखन कार्य पर, उनके साहित्य सृजन पर अंग्रेज सरकार की दृष्टि केंद्रित हो गई, तो उनके लिए लिखना भी एक संकट हो गया। लेकिन उसका रास्ता किसने सुझाया? जमाना के संपादक दया नारायण निगम ने। आगे चलते हैं। अब दया नारायण निगम ने ऐसी स्थिति में पर प्रेमचंद को परेशान देखा तो उन्हें सुझाव दिया कि वे अपना नाम बदल लें, नवाब राय के नाम से लिखना बंद कर दें और प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू करें और हिंदी में लिखना शुरू करें। इसके बाद प्रेमचंद का हिंदी में साहित्य सृजन प्रारंभ हुआ, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी उर्दू भाषा में लिखा साहित्य, वो सब हिंदी में भी अनुदित हुआ। 1914 से हिंदी लेखन प्रारंभ हुआ, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। 1915 में उनकी पहली हिंदी कहानी सौत सरस्वती पत्रिका में छपी। 1917 में सप्त सरोज, पहला देखिए सोजे वतन पहला उर्दू कहानी संग्रह था और सप्त सरोज उनका पहला हिंदी कहानी संग्रह है, जो 1917 में प्रकाशित हुआ। आगे चलते हैं। 1921 में महात्मा गांधी के आह्वान पर, क्योंकि ये कौन सा दौर है, ये आजादी के संघर्ष का दौर है, जबकि महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 से स्वतंत्रता आंदोलन ने भारत में एक नया मोड़ लिया था। तो 1921 में जब असहयोग आंदोलन देश में चल रहा था, तब महात्मा गांधी ने आह्वान किया कि सभी नौकरियां, सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र दे दें, क्योंकि असहयोग की बात थी। तो महात्मा गांधी के आह्वान पर आपने सरकारी नौकरी छोड़ दी और वापस अपने घर बनारस लौट आए। 1923 में बनारस में ही सरस्वती प्रेस की स्थापना की, जिससे कि वे अपनी साहित्यिक रचनाओं को प्रकाशित कर उसे आम आदमी की आवाज बनाकर लोगों के सामने ला सकें। 1930 में आपने जनवादी पत्रिका के संपादन के उद्देश्य से हंस पत्रिका का संपादन शुरू किया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आर्थिक तंगी के कारण, क्योंकि आर्थिक संकट प्रेमचंद जब से पैदा हुए और जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक जीवन भर उनके साथ आर्थिक संघर्ष चलता ही रहा। तो आर्थिक तंगी के कारण हंस के संपादन का दायित्व उन्होंने हिंदी साहित्य परिषद को सौंप दिया।
₹50 के लिए इसके संपादन का दायित्व बाद में सस्ता साहित्य मंडल को भी सौंप दिया गया। आगे चलते हैं। 1931 में आपने मर्यादा पत्रिका का संपादन किया। अब संपादन देखिए, हंस का संपादन कर लिया उन्होंने। 1931 में मर्यादा पत्रिका का संपादन किया। 1932 में जागरण नामक एक साहित्यिक पत्र और माधुरी नामक एक पत्रिका का संपादन किया। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का संपादन प्रेमचंद के द्वारा किया गया, तो इनमें से कोई एक पत्रिका ही वहां होगी। और अगर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका प्रेमचंद के द्वारा संपादित नहीं है, तो इन चारों के अलावा ही आपको विकल्प चुनना है। ये बात ध्यान में रखेंगे। 1936 में जमानत लगने पर परिषद ने हंस को बंद करने की योजना बनाई, किंतु प्रेमचंद ने जमानत देकर उसे जीवित रखा। और एक बात और इस प्रसंग में आपको बता दूं दोस्तों कि वे मुंबई भी गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि मुंबई में अगर फिल्मों की पटकथाएं लिखेंगे वो, तो उन्हें अच्छा पैसा मिल सकेगा और उस पैसे से वे क्या कर पाएंगे, उस पैसे से वे हंस को नियमित रूप से प्रकाशित कर पाएंगे। लेकिन वहां किसी दूसरे व्यक्ति के नियंत्रण में रहकर उसके विचारों के अनुसार लेखन कार्य करना उनके लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ और वे जल्दी ही लौट करके बनारस आ गए। 1936 में वे भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ में जो आयोजित हुआ था उसके अध्यक्ष चुने गए। और 1936 में ही आपको ध्यान है कि उनका निधन भी हो गया था। कहानी संग्रह, आपकी जितनी भी कहानियां हैं, लगभग ऐसा माना जाता है कि प्रेमचंद ने 300 कहानियां लिखी। वे सारी की सारी कहानियां मानसरोवर नाम से संकलित है और इस मानसरोवर संकलन के 8 खंड हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। 8 खंडों में मानसरोवर संकलित है और उन 8 खंडों में प्रेमचंद की 300 कहानियां संकलित की गई हैं। उनके कुछ लेख हैं जिसमें उनके कुछ वक्तव्य, समय समय पर दिए गए भाषण भी हैं, जिनसे उनका दृष्टिकोण, उनकी विचारधारा स्पष्ट होती है साहित्य के विषय में। तो उन लेखों का संग्रह कुछ विचार नाम से मिलता है। नाटक उन्होंने 3 लिखे, संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। उनका संग्राम नाटक 1923 में, करबला 1924 में और प्रेम की वेदी 1933 में प्रकाशित हुआ। अब प्रमुख रूप से उनको जो ख्याति मिली वो है उनके उपन्यास, और उपन्यासों में सबसे पहला उपन्यास है सेवा सदन। देखिए, आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन को हम पढ़ चुके हैं, हम समझ चुके हैं, हमने ये जान लिया है कि समाज में जितने भी उपेक्षित, पीड़ित और दलित वर्ग थे, उन सबको आवाज दी प्रेमचंद ने अपने साहित्य में। तो यहां उनके उपन्यास, उनकी कहानियां इस बात के साक्षी हैं कि उन्होंने वास्तव में अपने साहित्य के माध्यम से दलित और उपेक्षित वर्ग की समस्याओं को सामने रखा। तो सेवा सदन उनका 1918 में प्रकाशित उपन्यास है, जो वैश्या समस्या और दहेज प्रथा की समस्या पर आधारित है। यानी 2 समस्याएं यहां उठाई गई, वैश्या समस्या और दहेज समस्या। उसके बाद कायाकल्प 1926 में प्रकाशित हुआ, जिसमें योगाभ्यास और पुनर्जन्म का चित्रण किया गया है। प्रेमाश्रम 1922 में प्रकाशित हुआ, जिसमें किसानों और जमींदारों के संघर्षपूर्ण संबंधों का चित्रण किया गया है। आगे चलते हैं। रंगभूमि, जो बहुत ही लोकप्रिय उपन्यास है, 1925 में प्रकाशित हुआ। त्याग, प्रेम एवं बलिदान का आदर्श इसमें प्रस्तुत किया गया है और गांधीवादी विचारधारा का चित्रण किया गया है। दोस्तों, इस उपन्यास पर कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है इस तरीके से कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास गांधीवादी विचारधारा की प्रस्तुति करता है, गांधीवादी विचारधारा को अभिव्यक्त करता है। तो हमारा उत्तर होगा रंगभूमि, भूलेंगे नहीं। निर्मला 1927 में आपने प्रकाशित किया। दहेज प्रथा, अनमेल विवाह की समस्या को यहां उठाया गया, क्योंकि उस समय न केवल दहेज प्रथा समाज की एक बहुत ही भयंकर समस्या बनी हुई थी, बल्कि बेमेल विवाह, अनमेल विवाह की जो समस्या है, उसके कारण भी नारी की स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही थी। तो इसलिए उन्होंने निर्मला उपन्यास के माध्यम से इन दोनों ही समस्याओं को उठाया। गबन 1931 में प्रकाशित हुआ और इसके जो मूल संवेदना है दोस्तों, वो बहुत ही अद्भुत विषय से संबंधित है। यहां नारी के आभूषण प्रेम की समस्या को अभिव्यक्त किया गया है। देखिए, इस तरह की एक विचित्र समस्या की तरफ एक साहित्यकार, एक सच्चे साहित्यकार की दृष्टि ही जा सकती है। तो नारी के आभूषण प्रेम के कारण परिवार में किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उसका जिक्र गबन उपन्यास में किया गया है।
कर्मभूमि उनका 1933 में प्रकाशित उपन्यास है, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार और किसानों के उत्थान आदि का चित्रण किया गया है। तो देखिए, आप प्रकाशन वर्ष को ध्यान में रखिएगा और उसकी मूल संवेदना को ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाशन वर्ष आपको ये बता देगा 1933 का समय ये है जब गोलमेज सम्मेलन आयोजित हो रहे थे, जब भीमराव अंबेडकर ने हरिजनों के हितों की बात की थी। उस समय उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और अछूतोद्धार, हिंदू और मुसलमानों में विवाद चल रहा था, गहखाई जो थी वो बढ़ती चली जा रही थी, तो वो सारी समसामयिक परिवेश की जो समस्याएं थी उन्हें इस माध्यम से प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया। किसानों के उत्थान की बात भी यहां पर की गई। गोदान 1936 में, जिसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, दोस्तों ध्यान रखेंगे, यह भी प्रश्न आ सकता है कि किस रचना को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, तो वो है गोदान। 1936 में प्रकाशित हुआ। कृषक जीवन की समस्याओं, किसानों मजदूरों के शोषण की कथा का यहां पर जीवंत चित्र प्रस्तुत किया गया है। मंगलसूत्र उनका अधूरा उपन्यास है जो अपूर्ण रहा, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमृत राय ने उसे पूरा किया और 1948 में प्रकाशित करवाया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है प्रेमचंद के साहित्यिक परिचय के संबंध में, इसे आप भूलेंगे नहीं। और आपको इस संदर्भ में एक बात और मैं बता दूं कि अमृत राय ने प्रेमचंद की एक जीवनी लिखी, कलम का सिपाही, जो 1962 में प्रकाशित हुई और 1963 में इस कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो प्रश्न यह भी आ सकता है दोस्तों कि प्रेमचंद को कलम का सिपाही किसने कहा? तो अमृत राय ने कलम का सिपाही उन्हें कहा, या किस साहित्यकार को कलम का सिपाही कहकर पुकारा जाता है? तो उसका उत्तर होगा प्रेमचंद। अब दूसरी बात, इसी संदर्भ में एक और जीवनी प्रेमचंद की लिखी गई जिसका शीर्षक था कलम का मजदूर, और इसके लेखक थे मदन गोपाल। तो यानी प्रश्न अगर पूछा जाए कि कलम का मजदूर प्रेमचंद को किसने कहा, तो आपको नाम लेना है मदन गोपाल। ये जो पुस्तक है कौन सी? कलम का मजदूर, ये 1965 में प्रकाशित हुई। तो इन दोनों तथ्यों को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। 1930 में पूस की रात पर बात आ गई है। पूस की रात प्रेमचंद की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है जो 1930 में प्रकाशित हुई। किस में प्रकाशित हुई ये आपको ध्यान में रखना है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर लेंगे। माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई। अब इसकी मूल संवेदना क्या है? इसकी मूल संवेदना है दोस्तों कि इसमें किसानों की ऋणग्रस्तता, देखिए हम पहले ही जान चुके हैं कि किसानों की समस्याओं के अद्भुत जबरदस्त वकील थे कौन? प्रेमचंद। तो किसानों की ऋणग्रस्तता यानी किस प्रकार उस समय का किसान सारी जमीन जायदाद के होते हुए भी कर्ज के बोझ से दबा जा रहा था, क्योंकि जमींदारों के द्वारा उनकी जमीनें हड़प ली जाती थी, उनसे मनमाना लगान वसूल किया जाता था, इसलिए वो कर्ज में दबा हुआ था। यानी किसानों की ऋणग्रस्तता की समस्या और उनकी इसके कारण उनकी जो आर्थिक दुर्दशा थी, आर्थिक दुरावस्था, इसको अभिव्यक्त किया गया है पूस की रात कहानी के माध्यम से। अब इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं हल्कू और मुन्नी। हल्कू किसान है, मुन्नी उसकी पत्नी है। सहना एक साहूकार है जिससे कर्ज ले रखा है हल्कू ने और जिसे उसका ब्याज समय समय पर चुकाना पड़ता है, जिसको कहानी में बाकी कहकर पुकारा गया है। जबरा हल्कू का कुत्ता है। तो ये चार पात्र हैं, छोटी सी कहानी है लेकिन मूल संवेदना की दृष्टि से बहुत गहरी और मर्मस्पर्शी कहानी है। हल्कू भारत के ऋणग्रस्त कृषक वर्ग का प्रतीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जिस तरीके से हमने पटाक्षेप नहीं होगा कहानी में पढ़ा था कि रामनेर गांव भारत के सारे गांवों का प्रतिनिधित्व करता है, उसी तरह से पूस की रात कहानी का नायक हल्कू भारत के सारे ऋणग्रस्त किसानों का प्रतिनिधित्व करता है। ये बात आप भूलेंगे नहीं। पूस की रात कहानी कुल 4 भागों में विभक्त है। जिस तरीके से पटाक्षेप नहीं होगा कहानी 5 भागों में विभक्त थी नाटक की कार्यावस्थाओं के अनुसार, उसी तरह से पूस की रात कहानी कुल 4 भागों में विभक्त की गई है, लेकिन इन भागों के कोई शीर्षक नहीं है।
इनमें हल्कू किसान की विवशता और आर्थिक दुरावस्था का चित्रण किया गया है। आगे चलते हैं, पूस की रात कहानी के कथा सूत्र को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले भाग में कहानी जहां से शुरू होती है वहां दृश्य प्रेमचंद ने ये स्पष्ट किया है, अभिव्यक्त किया है कि उसकी पत्नी मुन्नी झाड़ू लगा रही है और इतने में सहना आ जाता है। सहना वो व्यक्ति है जिसे बाकी की रकम किसको देनी है, हल्कू को चुकानी है। अब हल्कू के पास, क्योंकि ऋणग्रस्त किसान है, हल्कू के पास पैसा नहीं है क्योंकि खेती से उतनी आमदनी नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में उसने बड़ी मुश्किल से 3 रुपए इकट्ठा किए हैं और वो मुन्नी से मांगता है, झाड़ू लगाती मुन्नी से कंबल के लिए इकट्ठे किए हैं क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं। कहानी का शीर्षक है पूस की रात। पूस यानी पौष माह, जबकि सर्दी अपने चरमोत्कर्ष पर होती है और उत्तर प्रदेश की सर्दी तो बहुत कड़ाके की, हड्डियों को कड़कड़ा देने वाली सर्दी होती है। तो उसकी हिफाजत के लिए, क्योंकि खेत में पहरेदारी करनी पड़ेगी, पूस की रात में जागना पड़ेगा खेत में जाकर, तो कंबल होगा तो थोड़ी सुविधा होगी। इस दृष्टि से उसने 3 रुपए इकट्ठे किए हैं अपना पेट काट काट कर बड़ी मुश्किलों से। और अब जब सहना आ गया है बाकी की रकम लेने के लिए, तो वो मुन्नी के पास जाता है, अपनी पत्नी के पास, और उससे कहता है कि मुझे वो 3 रुपए दे दो, सहना आया है मैं उसे दे दूं। तो कंबल के लिए जोड़े 3 रुपए देने का आग्रह करता है ताकि बाकी की रकम देकर सहना से पीछा छुड़ाया जा सके। मुन्नी का जाड़े का नाम लेकर पहले रुपए देने से इनकार करना, तो वह रुपए देने से इनकार कर देती है कि फिर पूस की सर्दी में क्या करोगे अगर ये रुपए भी दे दोगे तो बहुत अनुनय विनय करता है हल्कू और अंततः मुन्नी हल्कू को 3 रुपए दे देती है। रुपए देने के बाद मुन्नी का हल्कू से खेती छोड़ने के लिए कहना, ध्यान देंगे, मुन्नी तंग आ चुकी है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो भी खेती से पूरी नहीं होती, बल्कि जो कुछ भी कमाया जाता है वो कहां चला जाता है, सहना को देने में, बाकी की रकम चुकाने में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में मुन्नी परेशान होकर 3 रुपए तो दे देती है, लेकिन कहती है कि तुम खेती छोड़ दो, क्योंकि मजदूरी करके सुख की रोटी हम खाएंगे, दूसरे के खेत में मजदूरी करेंगे, हमें किसी को कुछ देना नहीं पड़ेगा, ना लगान देना पड़ेगा, ना कोई कर्ज देना पड़ेगा, और हम चैन की सूखी रोटी ही सही लेकिन कम से कम चैन की रोटी तो खा सकेंगे। आगे चलते हैं। दूसरे भाग में हल्कू बिना कंबल के पूस की अंधेरी रात में, जबकि कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, खेत के किनारे ईख के पत्तों की, ध्यान देंगे, खेत के किनारे ईख के पत्तों की एक छतरी बना ली है उसने, और उसके नीचे बांस का एक खाट है जिसको माचा कहते हैं अपने राजस्थान में। तो नीचे बांस के खटोले पर गाढ़े की यानी मोटी चादर ओढ़कर लेटा है और कांप रहा है, क्योंकि सर्दी इतनी है कि वो गाढ़े की सूती चादर उस सर्दी को रोक ही नहीं पा रही है। खाट के नीचे, उसकी खाट के नीचे उसका जो कुत्ता है जबरा, वो भी सर्दी से कूं कूं कर रहा है और उसने सर्दी के कारण अपने मुंह को पेट में घुसा लिया है, लेकिन निरंतर कूं कूं की आवाज आ रही है, यानी उसे भी सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है। सर्दी के कारण दोनों को नींद नहीं आ रही है। हल्कू और जबरा आपस में बात करते हैं। हल्कू तरह तरह से बिल्कुल ऐसे बात करता है जबरा से जो प्रेमचंद ने चित्रित किया है जैसे वह उसका पारिवारिक सदस्य हो और उसे उसकी सारी बातें समझ में आ रही हो। तो दोनों के बीच बहुत ही आत्मीयतापूर्ण संबंध है, यानी भारतीय किसान और पशुओं के बीच का जो आत्मीयतापूर्ण संबंध है उसकी अभिव्यक्ति भी यहाँ प्रेमचंद ने हल्कू और जबरा के माध्यम से की है। आगे चले। हल्कू फिर से चिलम भरकर, बार बार चिलम भरता है जिससे शरीर में थोड़ी गर्मी आए, चिलम भरकर पीता है और जबरा से कल से उसके लिए पुआल बिछाने का वादा करता है, और बीच बीच में जबरा से बातें करता जा रहा है और कहता है कि कल से मैं तुम्हारे लिए पुआल बिछा दूंगा, तो उस पुआल में घुस करके तुम सो जाना, यानी भूसे का एक बिछावन उसके लिए तैयार कर देगा जिससे कि उसे सर्दी ना लगे। ठंड की अधिकता के कारण जबरा को वो गोद में सुला लेता है। जब ठंड नहीं रुकती, ना जबरा की रुकती है ना हल्कू की रुकती है, तो वो जबरा को अपनी गोद में ले लेता है और उसकी गर्मी से, उसके शरीर की गर्मी से उसे थोड़ी सी ठंड में राहत मिलती है, उसे सुख का अनुभव होता है। देखिए प्रेमचंद ने यहाँ इस संबंध के माध्यम से, हल्कू और जबरा के संबंध के, आत्मीयतापूर्ण संबंध के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि संवेदनाएं केवल मानव जाति के हिस्से में नहीं आई, बल्कि पशुओं के पास भी उतनी ही संवेदनाओं को समझने की क्षमता होती है। किसी जानवर की आहट से, अचानक किसी जानवर के खेत में घुसने की आवाज आती है जबरा को, और क्योंकि कुत्तों के कान बहुत तेज होते हैं तो आहट से जबरा छपरी के बाहर चला जाता है और भौंकने लगता है।
आगे चलते हैं। तीसरा भाग यहाँ शुरू हो जाता है। 1 घंटा बीत जाता है लेकिन हल्कू सो नहीं पाता। उधर जबरा लगातार भौंके जा रहा है। सर्दी के कारण हल्कू को ऐसा लग रहा है जैसे उसका खून जम गया हो, और ऐसा लग रहा है जैसे खून नहीं बल्कि बर्फ बनकर उसकी धमनियों में बह रहा हो। अरहर की डंडियों की झाड़ू बनाता है क्योंकि अब ठंड बिल्कुल सहन नहीं हो रही है उससे। तो वो कोशिश करता है कि अब कोई और उपाय किया जाए। तो वो सोचता है कि उसके खेत के पास एक आमों का बाग है, वहां जो बहुत सारी सूखी पत्तियों का ढेर पड़ा है उसे इकट्ठा करके वो ले आए और उसका अलाव जलाए ताकि उसे कुछ गर्मी महसूस हो। तो इसके लिए उन पत्तों को समेटने के लिए, इकट्ठा करने के लिए वो अरहर के खेत से डंडियां तोड़ता है, उसकी झाड़ू बनाता है और खेत के पास स्थित आमों के बाग से तपने के लिए सूखी पत्तियां लेकर आता है और अलाव जलाता है। और पहले अपना मन, अपने शरीर में गर्मी लाने के लिए, अपना मन बहलाने के लिए, जिससे कि उसकी जिंदगी की जो विषमताएं हैं उनकी तरफ उसका ध्यान न हो, वो अलाव के एक तरफ से दूसरे तरफ कूद कूद कर खेल खेलता है, अपना मन बहलाता है और जबरा को भी कहता है कि वो कूद कर दिखाए इस पार से उस पार। लेकिन जबरा उस अलाव के चारों तरफ चक्कर काटकर चुपचाप एक जगह बैठ जाता है। आगे चलते हैं। अलाव की गर्मी से सर्दी से थोड़ी राहत मिलती है, और जैसे ही सर्दी से थोड़ी राहत मिलती है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जब हम ठंड में बहुत ज़्यादा सिकुड़ रहे होते हैं और घर आकर जल्दी से कोई कंबल या रजाई ओढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि अब हम थोड़ी देर लिपट कर रजाई से बाहर ही ना निकलें। तो वही आलस्य जो शरीर में हम लोगों के उस वक्त भरता है, वही आलस्य उसे महसूस होता है जब वो अलाव के पास गर्मी पाता है। और उसके बाद जबरा का फिर से खेत की ओर भागकर भौंकना, और फिर जबरा को आवाज आती है किसी के घुसने की खेत में, तो वो फिर जाकर खेत की तरफ भागता है और भौंकने लगता है। हल्कू को जानवरों के एक झुंड के खेत में घुसने का एहसास होना। अब देखिए कैसी विडंबना है एक किसान के जीवन की, कि उसे पता है खेत की रखवाली के लिए वो यहाँ पूस की रात में पहरा देने के लिए आया है, और क्योंकि इतनी देर से वो सो नहीं पाया है, उसे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला है, तो अब उसे अलाव जलाने के बाद जो गर्मी महसूस हुई है शरीर में, उससे उसके शरीर में इतना सुकून उत्पन्न हो गया है, इतने सुख की उसे अनुभूति हो रही है कि वो किसी भी स्थिति में उस सुख से दूर नहीं होना चाहता। तो उस स्थिति में उसे पता चल गया है कि खेत में कोई जानवर घुस आए हैं, लेकिन फिर भी वो उठ करके उन जानवरों को भगाने के लिए नहीं जाता। नील गायों के झुंड के आने का अनुमान लगाता है, लेकिन शरीर में आलस्य होने के कारण उठकर नहीं जाता। हल्कू मन ही मन स्वयं को तसल्ली देता है। क्या तसल्ली देता है? क्योंकि चिंता तो है खेत की, तो तसल्ली देता है कि जबरा के होते खेत में कोई घुस नहीं सकता, क्योंकि वो जो कोई भी घुसेगा उसे चीर कर रख देगा। तो हल्कू का मन ही मन स्वयं को तसल्ली देना कि जबरा के होते कोई जानवर खेत में आ ही नहीं सकता। आगे चलते हैं। चौथे भाग में ही बार बार जानवरों के खेत चरने का आभास होना। आवाज आती है जब जानवर खेत चर रहे हैं, हल्कू को आवाज सुनाई देती है, उसे एहसास है कि कोई ना कोई जानवर खेत में घुस आया है और खेत को नष्ट किए दे रहा है, लेकिन फिर भी वो बहुत देर तक उठता नहीं है। लेकिन जब बहुत ही बात सर से गुजर जाती है और उसे लगता है कि खेत पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, तब अंततः एक बार उठकर वो 2-3 कदम चलता है, और 2-3 कदम चलने के बाद उसको जो ठंडी हवा का झोंका स्पर्श करता है, तो वापस से उसके हड्डियों में, उसके शरीर में कपकपी आने लगती है, और वो फिर से लौटकर अलाव के पास आकर के बैठ जाता है। जबरा का भौंक भौंक कर हल्कू को खेत के नष्ट होने की चेतावनी देना, पर हल्कू का ना उठना। उधर दूसरी ओर खेत के किनारे पर जानवरों को घुसाया देखकर जबरा लगातार भौंक रहा है और हल्कू को बुलाने की कोशिश कर रहा है, उसे संकेत दे रहा है कि हमारा खेत खतरे में है, जानवर यहाँ घुस आए हैं। लेकिन इतना आलस्य हावी हो गया है हल्कू पर कि वो किसी भी तरीके से उठकर ठंड में खेत की पहरेदारी, खेत को देखने के लिए जाने को तैयार नहीं है। अंततः उसी राख के पास, अब अलाव जल चुका है, केवल गर्म राख रह गई है, उसी राख के पास गर्म जमीन पर चादर ओढ़कर वो सो जाता है। सुबह धूप निकल जाती है, तब तक उसकी नींद नहीं खुलती। मुन्नी के जगाने पर वो जागता है, यानी मुन्नी देखने आती है कि हल्कू खेत पर से अभी तक लौटा क्यों नहीं। तो जब वो आती है तो वो देखती है कि हल्कू खेत पर आराम से सोया है और उधर पूरा का पूरा खेत चौपट हो गया है। तो वो उसे जगाती है। मुन्नी द्वारा खेत चौपट होने की सूचना देना और हल्कू को उलाहना देना, बार बार उलाहना देती है कि तुम्हारी ये पहरेदारी करने का क्या फायदा हुआ जब खेत को नीलगाय चट कर गई हैं। हल्कू का पेट में भयंकर दर्द होने का बहाना करना, लेकिन अब मुन्नी से क्या कहे।
अगर वो सच बता देगा कि वो आलस्य के कारण खेत से नील गायों को भगाने नहीं गया, तो झगड़ा बहुत भयंकर होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में वो मुन्नी की सहानुभूति लेने के लिए, एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है ये, मुन्नी की सहानुभूति लेने के लिए वो झूठा बहाना बनाता है कि मेरे पेट में रात को बहुत भयंकर दर्द हुआ और उसके कारण मेरी उठने की हिम्मत नहीं थी, तो जब पेट दर्द में आराम आया तब मुझे नींद आ गई। ये बहाना बनाता है। मुन्नी ये सुनकर चुप हो जाती है, लेकिन मन ही मन वो बहुत उदास है। लेकिन हल्कू प्रसन्न है। खेत चौपट हो गया, मुन्नी उदास है, लेकिन हल्कू प्रसन्न है। प्रश्न उठता है क्यों? यही कहानी का वो बिंदु है जो किसान की पीड़ा को अभिव्यक्त करता है, अपने चरमोत्कर्ष के उस बिंदु पर ले जाकर छोड़ता है जबकि पाठक उस पीड़ा को अपने भीतर महसूस कर सके। यानी एक किसान के जीवन की इतनी आर्थिक दुर्अवस्था, इतनी जीवन की दुर्दशा, इतना अभावग्रस्त जीवन कि उसे एक छोटे से कंबल के बिना पूस की रात खेत पर गुजारनी पड़ती है, और उसकी शारीरिक सामर्थ्य से बाहर जाकर जब वो सहन नहीं कर पाता ठंड को, तो खेत भी चौपट हो जाता है जिसकी रखवाली करने के लिए वो गया था। ये किसान की दोस्तों वो पीड़ा है जिसकी अभिव्यक्ति यहाँ की गई है। मुन्नी को मजदूरी करके माल गुजारी भरने की चिंता, क्योंकि मुन्नी कह रही है कि अब खेत चौपट हो गया, कमाई कुछ होगी नहीं, तो अब माल गुजारी की रकम कैसे चुकाई जाएगी। लेकिन हल्कू को प्रसन्नता, हल्कू को क्या प्रसन्नता है कि अब उसे पूस की रात की ठंड में खेत पर सोना नहीं पड़ेगा। यही वो बिंदु है कि कितना संघर्ष, कितनी पीड़ा, कितनी तकलीफ उस हल्कू ने झेली होगी, उसे इस एक कथन के माध्यम से, कि उसे खेत चौपट होने की चिंता नहीं है, बल्कि उसे खुशी इस बात की है कि अब चलो खेत चौपट हुआ, अब उसे कम से कम रखवाली करने के लिए पूस की ठंडी रात में यहां जागना तो न पड़ेगा। तो यानी उससे पता चलता है कि वो कितनी अधिक पीड़ा भोग रहा था हल्कू किसान। आगे चलते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों पर बात करते हैं जिससे कि कहानी के जिन कथा सूत्रों की चर्चा हमने की उनको आप आपस में जोड़कर कहानी के मूल भाव को समझ सकें। तो सबसे पहले हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा है। अनिश्चित दशा कौन सी है? यानी वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे क्या ना करे। पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना हार में, हार यानी खेत, खेत में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता, मगर सहना यानी जो बाकी की रकम लेने आया है वो साहूकार मानेगा नहीं। घुड़कियां, अब डर क्या है कि अगर उसे मनाने की कोशिश भी करेगा तो पहली बात तो सहना मानेगा नहीं, दूसरी बात जैसे ही वो उससे कहेगा कि अभी नहीं बाद में ले लेना 3 रुपए, तो वो क्या करेगा? घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ो। तो गालियों और घुड़कियां उसे पसंद नहीं है क्योंकि वो उसे अपमानित करती हैं, वो उसके मर्म पर चोट करती हैं। तो ऐसी इसलिए वो मन में क्या सोचता है? बला से जाड़ों मरेंगे, कि भले ही जाड़े में मर जाएं, बला तो सिर से टल जाएगी, लेकिन कम से कम ये सहना तो यहां से चला जाएगा, कम से कम उसकी गालियां तो नहीं खानी पड़ेंगी। इसलिए वो निश्चय करता है कि कंबल के लिए जोड़े गए 3 रुपए मुन्नी से लेकर सहना को दे दे। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, भारी भरकम कैसा शरीर था? भारी भरकम शरीर, इस बात पर ध्यान देंगे। और ब्रैकेट में स्वयं प्रेमचंद ने लिखा है जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, क्योंकि नाम तो था हल्कू यानी हल्का, और शरीर कैसा था? भारी भरकम। तो इस बात को ध्यान देंगे। स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। तो ये कथन है वो जो हल्कू की सहना के आने पर जो मन स्थिति है उसे दोस्तों बहुत ही यथार्थ रूप में अभिव्यक्त करता है। आगे चलते हैं। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय। यानी जैसे ही उसने कहा कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा, तो मुन्नी ने तुरंत उसके पास से दूर हटी, तरेरती हुई। देखिए कितना दृश्य बिल्कुल आंखों के सामने आ जाता है। आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय। जरा सुनूं तो, कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल, यानी कोई कंबल दान में देने वाला है। न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने नहीं आती। इस वाक्य को ध्यान देंगे। यानी जो मालगुजारी की रकम है वो कभी समाप्त ही नहीं होती। उस इतना मनमाना लगान वसूल किया जाता है, इतनी मनमानी मालगुजारी वसूल की जाती है किसानों से कि उन्हें अपने जीवन की आधारभूत
समस्याओं को सुलझाने का, आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर भी नहीं मिलता। तो वो कहती है न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने नहीं आती, यानी हम जो भी खेत में उत्पन्न करते हैं, जो भी कमाते हैं, वो मालगुजारी में चला जाता है। मैं कहती हूं तुम क्यों नहीं छोड़ देते खेती। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुन्नी ने खेती छोड़ने के लिए हल्कू से क्यों कहा। मर मर कर काम करो, अब इसलिए कहा, ये कारण देखिए यहां, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी न दूंगी। आगे चलते हैं। अब जब बहुत ज्यादा आग्रह किया, अनुनय विनय की, तो हल्कू को रुपए दे दिए मुन्नी ने। अब हल्कू रुपए लेकर क्या सोच रहा है, उसकी मनोदशा क्या है, उसका चित्रण यहां पर किया गया है। तो देखिए, हल्कू ने रुपए लिए, इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। यानी वो रुपए देने में उसे इतनी पीड़ा हो रही थी, उसे लग रहा था जैसे वो अपना हृदय ही निकाल कर किसी को दे रहा हो। अपने शरीर से हृदय निकालते वक्त एक व्यक्ति को जो पीड़ा होती है, वो पीड़ा रुपए देने में हल्कू को हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि उसे पता था कि ये रुपए देने के बाद वो कोई भी व्यवस्था कंबल के लिए नहीं कर सकेगा और उसे पूस की रात में खेत पर कड़ाके की सर्दी को सहकर ही खेत की रखवाली करनी पड़ेगी। वो जानता था सारी स्थिति, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना हृदय निकाल कर दे रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे मजूरी। यानी अपने खेत में जो था वो तो मालगुजारी में चला जाता था, लेकिन दूसरों के खेतों में मजदूरी करके जो पैसा उसे मिला, उसमें से थोड़ा थोड़ा करके उसने बड़ी मुश्किल से ये 3 रुपए इकट्ठे किए थे ताकि वो एक कंबल खरीद सके। लेकिन ये भी अब निकले जा रहे थे, वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। जैसे जैसे वो सहना को रुपए देने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेखक लिखते हैं कि एक एक पद के साथ उसे निरंतर ऐसा एहसास हो रहा था कि उसकी स्थिति कितनी दीन है, वो कितना अभावग्रस्त जीवन जी रहा है। इस बोझ से वो निरंतर दबा जा रहा था। ये मनोदशा है रुपए देते समय हल्कू की। आगे चलते हैं। अब वो प्रसंग आ गया दोस्तों, जबकि वो खेत पर पहरा दे रहा है, ठंड रोके नहीं रुक रही, तो वो जबरा को अपनी गोद में लिटा लेता है, जिससे कि थोड़ा सुख का, थोड़ा गर्मी का अनुभव कर सके। जबरा को भी इसमें सुख मिलता है और हल्कू को भी सुख मिलता है। उस क्षण का वर्णन करते हुए लेखक लिखते हैं, कुत्ते की देह से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। बहुत ध्यान देंगे, दुर्गंध जो कुत्ते की देह से आ रही है उससे ज्यादा उसकी पीड़ा है। हमें कोई जरा सी दुर्गंध आती है तो हम फटाफट उस स्थान से हट जाते हैं या उस वस्तु को अपने से दूर कर देते हैं जिसमें दुर्गंध आ रही है। लेकिन हल्कू की विवशता देखिए कि गंध आ रही है कुत्ते की देह से, लेकिन फिर भी वो उसे अपने से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपनी गोद में बिठाने से, उसे लिपटाने से, अपने हृदय से उसे जो सुख मिला है वो महीनों से उसे नहीं मिला। यानी जब से सर्दियां शुरू हुई हैं वो हमेशा सर्दी में कांपता रहा है, उसकी हड्डियां हमेशा सर्दी में कटकटाती ही रही हैं। तो अब जबरा को गोद में लेने के बाद उसे जो सुख मिला है, उस सुख को वो किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहता। यानी इस सुख के पीछे कितनी बड़ी, कितनी गहरी, कितनी मर्मस्पर्शी हल्कू किसान की पीड़ा है, जिसके कारण उसे कुत्ते को गोद में लेकर थोड़ा सा गर्मी का एहसास करने में सुख अनुभव हो रहा है। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है। दूसरी ओर जबरा को भी अच्छा लग रहा है। जबरा सोच रहा है कि अगर कहीं स्वर्ग है तो वो इसी गोद में है। क्यों? क्योंकि उसको भी ठंड से राहत मिली है, स्वर्ग यही है। और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। कोई घृणा का भाव हल्कू के मन में नहीं था, क्योंकि वो उसे अपने परिवार के एक सदस्य के रूप में, एक आत्मीय जन के रूप में देखता था। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। यानी उस क्षण देखिए, दीनता से जब उसने सहना को रुपए दिए, वो दीनता के बोझ से दबा जा रहा था। लेकिन लेखक यहां लिखते हैं वह अपनी दीनता से आहत नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे क्षण भर उस जबरा कुत्ते को गोद में लेने के बाद जो सुख महसूस हुआ, उस पल भर के सुख में वो अपनी सारी दीनता को भूल गया। यानी सुख कितना अधिक मिला होगा उसे, कितना चैन मिला होगा, इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं प्रेमचंद, जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस
इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। यानी जबरा के प्रति जो आत्मीयता है, वो आत्मीयता का भाव उसकी आत्मा में पूरी तरह से व्याप्त हो गया था, भर गया था, जिसके कारण वो उस सुख को अनुभव करके आनंद महसूस कर रहा था। आगे चलते हैं। फिर खेत चरे जाने की आहट मिली। अब ये वो दौर है जब अलाव के पास बैठा है हल्कू और बार बार जबरा कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है और ये आहट भी आ रही है खेत से कि कोई जानवर खेत में घुस आया है और निरंतर खेत को नष्ट किए दे रहा है। फिर खेत चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। किसी भी स्थिति में वो ठंड में बाहर अलाव के पास से दूर होना ही नहीं चाहता था। कैसा दंदाया हुआ बैठा, तना हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना उसे असह्य जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। यानी खेत के चरे जाने की आवाज, आहट सुनकर भी वो खेत से नहीं हिला। ये इस बात का संकेत है कि पीड़ा, ठंड से को भुगतने की जो पीड़ा थी हल्कू की, वो इतनी ज्यादा थी कि वो अपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। आगे चलें। हल्कू पक्का अब अंततः बिल्कुल लगातार आवाज आ रही है तो उसने कोशिश की, अपने मन को संभाला। अब हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। फिर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका आया। वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नीलगायें खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था, इन सब चीजों से अप्रभावित, क्योंकि उसकी पीड़ा, उसकी ठंड सहने की क्षमता समाप्त हो चुकी थी। अकर्मण्यता यानी आलस ने की रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। इससे पूरी की पूरी मनः स्थिति, हल्कू की जो स्थिति है वो यहाँ प्रस्तुत की गई है। आगे चलते हैं। अब बात आती है इन पूस की रात कहानी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं धनपत राय, नवाब राय, अजायब राय और कृष्णदेव राय। तो आपको ध्यान ही है, हम पढ़ चुके हैं। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। नवाब राय के नाम से वो उर्दू में लिखते थे और प्रेमचंद के नाम से उन्होंने हिंदी में लिखा। आगे चलते हैं। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? अभी अभी हमने चर्चा की। आपके ऑप्शंस हैं अजायब राय, हामिद, मोहसिन और नवाब राय, यानी डी विकल्प इसका सही उत्तर है। ये वो बिंदु हैं दोस्तों जो आपको किसी भी स्थिति में भूलने नहीं है। और प्रारंभ में जितने भी बिंदुओं को मैंने आपसे याद करने के लिए कहा है, तो प्लीज उनके प्रति लापरवाही न बरतें, उन्हें कंठस्थ कर लें। वे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आपके। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया? बालकृष्ण भट्ट ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जयशंकर प्रसाद ने। एक और बात आपको बता दूं, जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद के बहुत अभिन्न मित्र थे। 1936 में प्रेमचंद का निधन हुआ। जयशंकर प्रसाद ने उनकी अर्थी को कंधा दिया था और 1937 में निधन हो गया स्वयं जयशंकर प्रसाद का। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शंस है बालकृष्ण भट्ट ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जयशंकर प्रसाद ने या फिर दया नारायण निगम ने। तो हमने पढ़ लिया है, डी विकल्प बिल्कुल सही है। दया नारायण निगम जो जमाना पत्रिका के संपादक थे, उन्होंने सोजे वतन जब्त होने के बाद प्रेमचंद को सलाह दी कि वे प्रेमचंद नाम से लिखें, नवाब राय नाम से उर्दू में लिखना बंद कर दें, प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखना शुरू करें। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित हैं? मानसरोवर, सप्त सरोवर, मानस पीयूष या सप्त तरंगिणी? तो हम पढ़ चुके हैं। मानसरोवर नाम से उनकी कहानियां 8 खंडों में संकलित हैं। कितने खंड हैं मानसरोवर के, ये प्रश्न भी आ सकता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। 5वां प्रश्न, प्रेमचंद की पूस की रात कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? हंस, माधुरी, जागरण और मर्यादा? तो हम पढ़ चुके हैं कि 1930 में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी प्रेमचंद की पूस की रात कहानी। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे चलें। पूस की रात कहानी की मूल संवेदना के संबंध में सत्य कथन इनमें से कौन सा है? तो देखिए, ए विकल्प है। पूस की रात कहानी में जमींदारों के शोषण का चित्रण किया गया है। देखिए, ये मूल संवेदना नहीं है, जमींदारों के शोषण का संकेत है,
क्योंकि जमींदारों का शोषण है तभी तो किसान ऋणग्रस्त है, लेकिन चित्रण नहीं है। इस बात की बारीकी को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा, पूस की रात कहानी एक परिश्रमी और साहसी किसान की कहानी है, तो हल्कू बिल्कुल भी परिश्रमी और साहसी नहीं है, बल्कि अकर्मण्यता की रस्सियों ने उसे जकड़ा हुआ था, इसीलिए वो खेत की रखवाली के लिए, नील गायों को भगाने के लिए नहीं गया। पूस की रात कहानी में किसानों की ऋणग्रस्तता, विवशता और आर्थिक दुर्वस्था का मार्मिक चित्रण किया गया है। ये सी विकल्प इस कहानी की मूल संवेदना से के लिए बिल्कुल सत्य कथन है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बिंदु देखिए, पूस की रात कहानी में ग्रामीण संस्कृति का जीवंत चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो वो यहां पर बिल्कुल भी नहीं है, तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, हल्कू ने रुपए किसके लिए जमा किए थे? ए ऑप्शन मुन्नी के लिए, बी कंबल खरीदने के लिए, सी बीज लाने के लिए, या डी कर्ज चुकाने के लिए। तो कंबल खरीदने के लिए हल्कू ने रुपए जमा किए थे, ये बात हम पढ़ चुके हैं। आगे चले। 8वां प्रश्न, मुन्नी ने हल्कू से खेती छोड़ने की बात क्यों कही? मैंने आपसे जब हमने वो चर्चा की थी कथा सूत्र में, तब भी कहा था, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ए ऑप्शन है, खेती से आमदनी नहीं थी इसलिए उसने कहा, महामारी के कारण फसल नष्ट हो गई थी इसलिए उसने कहा, जो भी कमाओ वह बाकी चुकाने में चला जाता था इसलिए उसने कहा, या जमींदारों के अत्यधिक अत्याचार सहने पड़ते थे। तो सी विकल्प बिल्कुल सही है यहां, क्योंकि उसने कहा था कि जो भी कमाओ वो सब बाकी चुकाने में चला जाता है, न जाने कितनी बाकी है जो चुकने का नाम नहीं लेती। तो सी विकल्प यहां सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सहना को 3 रुपए देते समय हल्कू को ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे वह अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो? विकल्प है, उसे रुपए प्रिय थे, यानी धन का लोभी था वो, वे रुपए उसके पिता ने उसे दिए थे इसलिए उन रुपयों से उसे बहुत मोह था, इन रुपयों से वह बच्चों की फीस जमा कराना चाहता था, या डी ऑप्शन, ये रुपए उसने मजदूरी करके एक एक पैसा जोड़कर कंबल के लिए जमा किए थे। तो डी विकल्प यहां बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न, हल्कू को आम की पत्तियां इकट्ठे करते समय किसकी खुशबू आई? तो जब आप कहानी पढ़ेंगे दोस्तों, तब आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ए ऑप्शन मेहंदी की, बी चंपा की, सी गुलाब की, और डी तुलसी की। तो उसे मेहंदी की खुशबू आई थी और उसने मेहंदी की खुशबू को सूंघते हुए जबरा से पूछा था, क्यों रे जबरा, तुझे भी अच्छी सी ये खुशबू आई कि नहीं आई? आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न, जबरा को जमीन पर क्या पड़ा मिल गया था? रोटी का टुकड़ा, लकड़ी, मांस, या फिर हड्डी? तो उसे हड्डी मिल गई थी और उस हड्डी में वो मगन था। 12वां प्रश्न, खेत में कौन घुसाया था? जंगली सुअर, नीलगाय, बैल, या भेड़ों का झुंड? तो नीलगाय खेत में घुसाई थी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, खेत की दुर्दशा देखकर भी हल्कू क्यों प्रसन्न था? क्योंकि वह खेत उसका अपना नहीं था, उसे खेती करना पसंद नहीं था, उसे जमींदार से बदला लेने का अवसर मिल गया था, या फिर डी, अब उसे रात की ठंड में खेत में सोना नहीं पड़ेगा। तो डी विकल्प यहां बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि इसकी हम बहुत अच्छी तरह से विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये हुई हमारी आज की प्रेमचंद द्वारा रचित पूस की रात कहानी, जो कि एक यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी की खास बात यह है कि इस कहानी में किसी भी आदर्श की स्थापना नहीं की गई है, जबकि प्रेमचंद का साहित्यिक दृष्टिकोण क्या था? आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। तो आप ध्यान में रखेंगे कि उनके प्रारंभिक साहित्यिक जो कृतियां हैं उनमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की अभिव्यक्ति मिलती है, लेकिन जैसे जैसे उनकी साहित्यिक यात्रा आगे बढ़ती गई, वे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से यथार्थवाद की ओर मुड़ते गए। उन्हें लगने लगा कि यथार्थ की अभिव्यक्ति ही साहित्य का मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो इस कहानी को अच्छी तरह से आप पढ़िए। और एक और बात, आज का सत्र समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने डिस्क्रिप्शन में, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक शेयर किया है। इंस्टाग्राम पर हम कुछ एक प्रश्न करके डालते हैं, तो आपके लिए वो भी एक अभ्यास का जरिया है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम किसी भी तरीके से टेस्ट भी लीजिए, तो ये भी एक टेस्ट करने का तरीका है। छोटा सा टेस्ट होगा, 1 प्रश्न या 2 प्रश्न हम देते हैं, तो आप उनके जवाब दीजिए। इंस्टाग्राम पे जुड़िए, टेलीग्राम पे जुड़िए। टेलीग्राम पे आपको कहानियों की PDF मिलेगी। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।